स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि हम सीटेट सेकेंड पेपर के लिए एसएसटी कंप्लीट कर रहे थे, तो मैंने कहा था उसके लिए आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 60 नंबर के आपकी एसएसटी आने वाली है, जिसमें से 40 नंबर के क्वेश्चन आपके 40 क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे। क्लास 6-7 की ज्योग्राफी की बुक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में कक्षा 8 की चैप्टर 4 कंप्लीट करेंगे। कक्षा 8 में देखिए कुल 5 चैप्टर ही हैं, इसके बाद एक चैप्टर बचेगा। उसके बाद हम हिस्ट्री की और पॉलिटी की दोनों बुकें साथ में स्टार्ट करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। आज का देखिए चैप्टर है चैप्टर 4 उद्योग। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। देखिए इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सबको मैंने हाईलाइट कर रखा है। इसका पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी ये विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है, उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए जिस कागज़ में आप लोग लिखते हैं जो कॉपियों में, उसी की क्रिया यहाँ पर बताई गई है कि कैसे बनाया जाता है। वृक्षों से बनाया जाता है। देखिए पहले वृक्ष को काटा जाता है, उसके बाद उसे लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। उसके बाद वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित करते हैं। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है, जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथों में पहुंचती है। तो यहाँ पर देखिए पूरी क्रिया बताई गई है, कैसे कागज़ों का निर्माण होता है, कैसे आप जो कॉपियों में लिखते हैं कैसे ये कॉपियाँ बनती हैं। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, लुगदी कागज के रूप में तैयार कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में ये विनिर्माण के 2 चरणों को प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि ऊपर अभी बताया गया कि पहले लुगदी का कागज़ के रूप में निर्माण किया गया, उसके बाद कागज़ से अभ्यास पुस्तिका बनाई गई। तो यही क्या कहलाता है, विनिर्माण प्रक्रिया कहलाती है। और ये देखिए 2 चरणों में प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर कि पहले लुगदी बना और उसके बाद कागज़ बना, लुगदी से कागज़ बना और कागज़ से पूरी पुस्तिका बन गई। नेक्स्ट है देखिए, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिज के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। उद्योग में देखिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, खनिजों का निष्कर्षण भी किया जाता है, अथवा सेवाओं की जो व्यवस्था होती हैं उससे ये उद्योग संबंधित होते हैं। आर्थिक गतिविधि होती है ये। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित हैं। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। तो देखिए अलग अलग जो उद्योग होते हैं, जैसे आपका लोहा और इस्पात उद्योग हो गया, ये उत्पादन से संबंधित। कोयला खनन तो ज़मीन से निकाला जाता है। तो अलग अलग उद्योग जो होते हैं अलग अलग काम के लिए होते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। जैसे कच्चा माल देख लेते हैं। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। तो देखिए उद्योग कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कृषि से संबंधित जो उद्योग होंगे कृषि आधारित हो जाएंगे, खनिज से संबंधित खनिज उद्योग हो जाएंगे, समुद्र से आधारित समुद्र उद्योग हो जाएंगे, वन उद्योग हो जाएंगे। तो ऐसे ही अलग अलग उद्योग होते हैं। तो उद्योगों को वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट देखिए, कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उद्योग उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। तो देखिए कृषि आधारित उद्योग में आपके ये सारे आ जाते हैं। खाद्य संसाधन हो गया, वनस्पति तेल हो गया, सूती वस्त्र हो गया, डेयरी उत्पाद हो गया, चर्म उद्योग हो गया, ये सभी कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत आ जाते हैं। खनिज आधारित उद्योग की बात करें तो देखिए प्राथमिक उद्योग होते हैं खनिज आधारित उद्योग, जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। जैसे लौह अयस्क से देखिए लोहा बनाया जाता है, तो ये एक प्रकार का खनिज आधारित उद्योग है, जिसमें खनिजों का निष्कर्षण हो, विभिन्न खनिज से जो संबंधित हो, वो खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आ जाते हैं। याद रखिएगा ये एक प्राथमिक उद्योग है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। लोहा के बारे में बताया गया है कि लोहा आपका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, विभिन्न मशीनों में, घर बनाने में, भवन निर्माण में
और डिब्बे बनाने में सभी में देखिए लोहा का उपयोग किया जाता है। समुद्र आधारित उद्योग की बात करें तो सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। तो देखिए जो सागरों और महासागरों से उत्पाद प्राप्त होते हैं वो समुद्र आधारित उद्योग के अंतर्गत आ जाता है। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। देखिए इसके भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे समुद्री प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण। नेक्स्ट है देखिए वन आधारित उद्योग। सभी को यहाँ पर देखिए एक एक करके एक्सप्लेन किया गया है। वन आधारित उद्योग वन से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे लुगदी, कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर, भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। भवन में भी देखिए लकड़ियाँ लगती हैं, वनों से मिलती हैं जो, और फर्नीचर लकड़ियों से बनते हैं। वनों से देखिए पेड़ पौधों से कागज़ बनते हैं। तो जो वनों से उत्पाद मिलते हैं वो आपका वन उद्योग के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है देखिए आकार। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। तो देखिए वही चीज़ बताई गई है कि आकार, जितनी आप उसमें पूंजी निवेश करेंगे, जितनी राशि निवेश करेंगे, जितनी लोगों की संख्या उसमें होगी, उत्पादन की मात्रा जितनी कम या ज़्यादा होगी तो उसी हिसाब से उसका आकार होगा। कम होगी तो मतलब आकार कम होगा, और ज़्यादा होगा तो आकार बड़ा होगा। आकार के आधार पर उद्योगों को देखिए दो भागों में बांटा गया है, लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिनमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। जैसे आपका देखिए टोकरी बुनाई हो गए, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। तो देखिए जितना बड़ा उद्योग होगा वैसे ही उसका अलग अलग नाम है। छोटे स्तर पर घरेलू उद्योग जो होते हैं वो देखिए कुटीर उद्योग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका टोकरी बुनाई, घरों में औरतें बिनती रहती हैं, और मिट्टी के बर्तन बनाने, ये आपका कुटीर उद्योग के अंतर्गत आ जाता है। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। तो देखिए बड़े उद्योग वो हो जाते हैं जो छोटे उद्योगों की तुलना में बहुत बड़े मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करें, साथ ही में विभिन्न प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं और अच्छी मात्रा में उत्पादन करते हैं, तो वो आपके बड़े उद्योग हो जाते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल्स और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमानों के उद्योग हैं। तो देखिए ऑटोमोबाइल्स जो हो गए आपके, भारी भारी मशीनें हो गई, ये सभी आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं? बृहत उद्योग के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट है स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व और सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। अलग अलग देखिए इनको समझाया भी गया है। निजी क्षेत्र के उद्योगों को स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। निजी से क्षेत्र मतलब अपने आसपास का ही, या तो किसी एक व्यक्ति के बाद उसका संचालन होगा, या तो कुछ 2-4-6 लोगों का जो समूह होगा उससे उसका संचालन किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इनका संचालन सरकार द्वारा होता है। तो ये हो जाती है देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, या इसी को कह देते हैं राज्य स्वामित्व। नेक्स्ट देखिए देखेंगे संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का और संचालन राज्यों तथा व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों का होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम में उत्तम उदाहरण है। तो देखिए ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए उद्योगों को भी कुछ कारक प्रभावित करते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से बताया गया है, काफ़ी अच्छा चित्र है। श्रम देखिए, जिस हिसाब का श्रम किया जाएगा उसी हिसाब की पैदावार होगी, तो श्रम देखिए प्रभावित करता है। पूंजी, जितनी पूंजी लगाएंगे आप वैसा ही उद्योग होगा। बाजार गिर रही है या उठ रही है तो ये भी देखिए प्रभावित करेगा। जल, संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, ये सभी चीज़ें उद्योगों को प्रभावित करती हैं। वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जा सके। तो देखिए सरकार कभी कभी कम दाम पर विद्युत प्रदान करती है, परिवहन कम दाम पर प्रदान करती है, ताकि जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनका भी थोड़ी बहुत विकास हो और वहाँ पर भी उद्योग स्थापित किए जा सकें। औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास में वृद्धि होती है। तो जितना ज़्यादा औद्योगिकरण होगा उतना ज़्यादा देखिए नगरों और शहरों का विकास होगा। नेक्स्ट है औद्योगिकी तंत्र।
औद्योगिकी तंत्र में निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल हैं। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं। तो देखिए अलग अलग यहाँ पर बताया गया है कि औद्योगिक तंत्र में आपके निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल होते हैं। निवेश की बात करें तो देखिए माल, श्रम, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत, ये सभी आ जाते हैं। और प्रक्रम की बात करें इसमें तो प्रक्रम में आपके वो आते हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं, मतलब जो कच्चा माल प्राप्त हुआ उसको शुद्ध रूप में परिष्कृत करना, तो वो आ जाता है आपका प्रक्रम के अंतर्गत। निर्गत अंतिम उत्पाद, इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है। तो प्रक्रम में देखिए विभिन्न प्रक्रम द्वारा जब उसको परिष्कृत किया जाता है तो वही आपका आ जाता है प्रक्रम में। नेक्स्ट है औद्योगिकी प्रदेश। औद्योगिकी प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिकी प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी एवं मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया हैं। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। तो देखिए औद्योगिक प्रदेश आपके हो जाते हैं जब एक ही जगह पर, एक ही मतलब आसपास ही, कुछ ही दूर पर आसपास ही विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र स्थित हों और वो एक दूसरे को लाभ प्रदान करें, तो वो आपके हो जाते हैं औद्योगिक प्रदेश। वो जो इलाका हो जाएगा औद्योगिक प्रदेश हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कि प्रमुख औद्योगिक प्रदेश आपके पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया में हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। भारत में अनेक औद्योगिकी प्रदेश हैं जैसे मुंबई, पुणे समूह, बंगलौर, तमिलनाडु प्रदेश। देखिए भारत के बताए गए हैं यहाँ पर हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर प्रदेश औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। तो ये देखिए भारत के कुछ हैं औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक विपदा, देखिए कभी कभी विभिन्न फैक्ट्रियों में आप लोगों ने देखा होगा कोई विपदा आ जाती है, औद्योगिक में विपदा आ जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल है, भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 0.30 बजे रात को 12:30 बजे की बात की जा रही है, ये बजे घटित अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। ये एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड की कीटनाशक कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड और प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली गैसें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। तो देखिए कितनी बड़ी औद्योगिक दुर्घटना थी। याद रखिएगा कहाँ हुई थी ये, तो भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग रात को 12:30 बजे हुई थी। इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था, तो याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण लगभग 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ कायो चोंगगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद ना भाग सकने के कारण मर गए थे। वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंख, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो देखिए ये 2005 में चीन में घटी थी, 23 दिसंबर 2005 में। नेक्स्ट देखिए जोखिम कम करने के उपाय। घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से बहुत दूर रखा जाना चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावी का ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। तो ये कुछ उपाय थे जोखिम को कम करने के लिए। नेक्स्ट है देखिए प्रमुख उद्योगों का वितरण। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। ये देखिए विश्व के प्रमुख उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग एवं वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस हैं। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बंगलुरु प्रदेश में है। तो याद रखिएगा सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र भारत में कहाँ है, तो बंगलुरु प्रदेश में है।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। जैसे आपका ये देखिए सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक उभरता हुआ उद्योग है, अभी कुछ टाइम से ही ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो इसको देखिए सनराइज के नाम से भी उभरते हुए उद्योगों को जाना जाता है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी आ गया, देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है, स्वास्थ्य लाभ उद्योग आ गया, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है लोहा इस्पात उद्योग। अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रगलित होता है, प्रगलन मैं आपको आगे समझाऊंगी। इसके बाद ये परिशोधित होता है, प्राप्त उत्पाद लोहा इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस्पात कड़ा होता है, इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्यूमिनियम, निकेल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। तो देखिए जब इस्पात को विभिन्न चीज़ों में मिलाकर नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि अन्य धातुओं में थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात मिलाकर मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं, तो मिश्र धातुएं जब बनाई जाती हैं तो उससे इस्पात में कठोरता आती है, दृढ़ता आती है और जंग प्रतिरोधकता आती है, मतलब जंग नहीं लगता है। तो ये देखिए कुछ फ़ायदे हैं मिश्र धातु बनाने के। साथ ही में यहाँ पर देखिए प्रगलन क्या होता है, तो प्रगलन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। तो प्रगलन में क्या होता है कि गलनांक बिंदु से अधिक जब उसको तपाएंगे तब उसके बाद उसका निष्कर्षण किया जाता है, ये होता है आपका प्रगलन। नेक्स्ट है इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। तो देखिए याद रखिएगा कि आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कौन कहलाता है, तो आपका जो इस्पात होता है आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। नेक्स्ट है देखिए भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए हैं। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं। तो देखिए ये यहाँ पर कुछ उत्पादक केंद्र हैं, इस्पात उत्पादक केंद्र बताए गए हैं, इनको याद रखिएगा, जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में एवं अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल, ये भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में है, विशाखापत्तनम आपका आंध्र प्रदेश में है, सलेम तमिलनाडु में है। तो ये देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए जमशेदपुर। 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को जिसको शॉर्ट में कहते हैं। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। टिस्को यही है देखिए आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप में जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान है। तो देखिए यही जो साकची के नाम से याद रखिएगा कि जमशेदपुर का पहले क्या नाम था, साकची। साकची का नाम बदलकर ही जमशेदपुर रखा गया है। नेक्स्ट है देखिए साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेलमार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध है। तो देखिए इस साकची को ही क्यों चुना गया था इस्पात के लिए, तो देखिए एक तो ये कोलकाता के निकट था जहां पर बाजार उपलब्ध है, बाजार में आसानी से इसका क्रय विक्रय किया जा सकता है। साथ ही में देखिए रेल मार्ग की भी ज़रूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए, तो बंगाल नागपुर रेल मार्ग भी इसी के पास में था, मात्र 32 किलोमीटर। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलामाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। तो देखिए टिस्को यही जो ऊपर आपने पढ़ा अभी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, यही आपकी टिस्को है। तो इसको कहाँ से क्या प्राप्त होता है वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इसमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। तो टिस्को में देखिए इन चीज़ों का उत्पादन किया जाता है।
यहाँ पर दिया हुआ है, याद रखिएगा इसको। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ है। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहत समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात भी मिल भी सम्मिलित हैं। तो देखिए, भारत में अगर लौह इस्पात उद्योग की बात करें तो बड़ी बड़ी लौह इस्पात कंपनियां तो हैं ही, उसके साथ साथ छोटी छोटी भी इस्पात मिल भी इसमें सम्मिलित हैं। इसमें द्वितीयक उत्पादक रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। तो इसमें देखिए रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए पिट्सबर्ग, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग में इस्पात उद्योग का स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है। पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। तो याद रखिएगा, ये जो पिट्सबर्ग है आपका, ये अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। कच्चा माल की बात करें तो कच्चा माल जैसे कि कोयला हो जाता है आपका, पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है। और मिनेसोटा है एक जगह, वहीं पर पिट्सबर्ग में ही। तो देखिए मिनेसोटा की लोहे की खानों से लौह अयस्क प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। अब देखिए, इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग है। तो पिट्सबर्ग से देखिए मिनेसोटा जाएंगे, 1500 किलोमीटर दूर है। तो कौन सा जलमार्ग है यहाँ पर? देखिए लेक्स जलमार्ग है, उसी के माध्यम से जाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, यह है अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहिया, मोनेगहेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल हैं। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे अहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। तो देखिए, पिट्सबर्ग में केवल लौह इस्पात उद्योग ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा अन्य कई कारखाने हैं, जिसमें देखिए रेल पटरी उपकरण, भारी मशीनों में उत्पादन में ये लोग इस्पात का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में करते हैं। एक पॉइंट देखिए यहाँ पर है, ग्रेट लेक्स के नाम से सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी हैं। तो देखिए ग्रेट लेक्स जो जलमार्ग है उसमें कौन कौन सी आपकी झीलें आती हैं? देखिए सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी, ये 5 झीलें आती हैं ग्रेट लेक्स में। सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। तो याद रखिएगा, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।